नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अगर बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश में जब आम आदमी को पैसे की जरूरत होती है या फिर पैसे सेफ जगह पर रखने हो तो बैंक सबसे बड़ा सहारा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक एक ऐसा माध्यम है जो कि लोगों के पैसे को न सिर्फ सुरक्षित रखते हैं बल्कि उन्हें ब्याज भी देते हैं। इसके अलावा जब आम आदमी की नैया डूबती है तो बैंक सहारा भी देते हैं। खासकर सरकारी बैंकों का अलग ही महत्व है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो निजीकरण की बयार देश में बह रही है, इसने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। 2014 में देश में अगर कुल सरकारी बैंकों की संख्या की बात की जाए तो वो 28 हुआ करती थी, लेकिन अब आज की तारीख में 2021 आते आते इनकी संख्या 12 पर पहुंच गई है। बड़े स्तर पर बैंकों का विलय कर दिया गया और अब एक बार फिर से सरकार 12 सरकारी बैंकों का विलय करते हुए इनकी संख्या 3 से 4 करने को है। ऐसे में अब बैंक कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट चुका है और अब ये तमाम बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर आ गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, हड़ताल का ऐलान कर दिया। देश भर में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की हुई है, जिसके व्यापक असर भी देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन में सरकारी बैंकों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित रहा, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले ही दिन 37,000 करोड़ के 49 लाख चेक अटक गए। देश भर में बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1 लाख से ज्यादा शाखाएं बंद रही। गौरतलब है, इस हड़ताल में देश के 7 लाख बैंक कर्मचारी शामिल है। अंदाजा लगा सकते हैं कितने व्यापक स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर यह हड़ताल की जा रही है। बता दें आपको, सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया था। इस यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियनें आती हैं। बैंक यूनियनों का यह तर्क है कि सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। वहीं सरकार का कहना है कि बैंकों को बचाने के लिए वो पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ आरबीआई से बैंकों में डलवा चुकी है, जिससे कहां बोझ पड़ा? अर्थव्यवस्था पर पड़ा। वहीं एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि भारत में निजी और सरकारी बैंकों की तरक्की की रफ्तार का मुकाबला अगर देखें तो साफ दिखाई देता है। फर्क महसूस किया जा सकता है कि निजी बैंकों ने करीब करीब हर मोर्चे पर सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ रखा है। इसकी वजह इन बैंकों के भीतर भी देखी जा सकती है और इन बैंकों के साथ सरकार के रिश्तों में भी देखी जा सकती है। और ये साफ है कि बैंकों के निजीकरण से तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर इन बैंकों को अपनी शर्तों पर काम करने की आजादी भी मिल जाएगी। लेकिन बैंक कर्मचारी और बैंक अधिकारी इस तर्क को पूरी तरह से बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है, बैंक राष्ट्रीयकरण के समय से ही साफ था कि प्राइवेट बैंक देश हित की नहीं बल्कि सबसे पहले अपने मालिक के हित की परवाह करते हैं। इसलिए यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की गड़बड़ियां सामने आई है, वो भी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, उससे यह तर्क भी कमजोर पड़ता हुआ कि निजी बैंकों में बेहतर काम होता है। एक सच्चाई यह भी है कि जब भी कोई निजी बैंक पूरी तरह से डूबने की कगार पर पहुंच जाता है, तब सरकार को ही आगे आना पड़ता है, उसे बचाना पड़ता है। और तब भी यह जिम्मेदारी किसी न किसी सरकारी बैंक के ही मत्थे मढ़ दी जाती है। यही वजह है कि आजादी के बाद से आज तक भारत में कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डूबा नहीं है। और ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर सरकारी बैंकों के निजीकरण के बाद इस बात की क्या गारंटी कि वो डूबने से बच जाएंगे? साथ ही सवाल ये भी, क्या हड़ताल से बैंक कर्मी अपनी बात को मनवा पाएंगे? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। जितना गंभीर ये मसला है उतने ही गंभीर सवाल इस पर खड़े होते हुए, मसलन बैंकों की हड़ताल क्यों है आखिरकार? निजीकरण पर सवाल, और अब तो निजीकरण पर बवाल सा मचा हुआ है। आखिरकार क्यों? निजीकरण का विरोध क्यों सड़कों पर उतर आया है? लोगों का आक्रोश। बैंक कर्मचारी अब खुलकर सामने आते हुए, सड़कों पर उतरते हुए, अपनी मांगों को देश के सामने रखते हुए, सरकार के सामने रखते हुए। सड़क पर कर्मचारी, आखिर क्या है परेशानी? करेंगे जानने की कोशिश। निजीकरण की आई बयार, क्यों देश में आखिर इस पर मचा हुआ है बवाल? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। इसके अलावा बैंक कर्मी, जनता को हो रही है परेशानी, आखिरकार क्यों? हड़ताल पर है बैंक कर्मी,
ऐसे में जाहिर सी बात है कष्ट किसे उठाना पड़ रहा है, मुसीबतों का सामना, दिक्कतों का सामना किसे उठाना पड़ रहा है? जनता को ही। बैंकिंग सेवा ठप है, क्या सरकार पर इससे कोई पड़ेगा फर्क? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार नाथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्वनी राणा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। राजनीतिक विश्लेषक हरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी बैंकिंग एक्सपर्ट के साथ। अश्वनी राणा जी, आपका रुख करते हुए, क्या वाकई में देश खतरे में आ गया है? जिस तरह से कहा जा रहा है सरकारी बैंकों का विलय करते हुए, इनका निजीकरण करते हुए, यह सिर्फ बैंक कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? जरा निजीकरण और इससे पड़ने वाले असर को समझाइए आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, ताकि देश की जनता जान सके, समझ सके कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये जो हड़ताल 2 दिवसीय है, ये आखिरकार बुलाई क्यों गई है? देखिए, ये कहना कि देश खतरे में है ये ठीक नहीं है। कारण क्या है कि अगर सरकार 2 बैंकों का निजीकरण करने के लिए आगे बढ़ी है, हाँ। तो वो ठीक नहीं है। लेकिन देश खतरे में नहीं है, देश जो है वो खतरे से बाहर है, देश को कोई समस्या नहीं है। ठीक है। लेकिन सरकार अपना जो पल्ला जो है इन सरकारी बैंकों से झाड़ना चाहती है। यानी बैंकों में समय समय पर जो कैपिटल इंफ्यूज करना पड़ता है, सरकार नहीं चाहती कि बार बार पैसे को उसमें डाला जाए, तो इसलिए वो चाहती है कि इसको निजी हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन जहां वो अपने पल्ला झाड़कर और आगे बढ़ना चाहती है, तो सरकार को भी उसका नुकसान होगा। कारण क्या है कि सरकार की आज जो मैक्सिमम जो योजनाएं हैं, मुद्रा हो, जनधन हो, अटल पेंशन हो, सरकार की प्रधानमंत्री के नाम से कृषि पेंशन हो, कृषि स्वास्थ्य बीमा हो, कुछ भी हो, वो इन पब्लिक सेक्टर द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट जो बैंक है, निजी बैंक हैं, उस पर उनका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नाम मात्र का है। वो जो है क्लास बैंकिंग करते हैं, जबकि जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल बैंकिंग करते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं और काम भी करते हैं। दूसरा नुकसान होगा ग्राहकों को। ग्राहकों के साथ जो आसानी से वो बैंक में जाकर जीरो बैलेंस से अकाउंट खोल सकते हैं, आसानी से लोन ले सकते हैं या बाकी सुविधाएं ले सकते हैं, वो भी नॉमिनल इंटरेस्ट और चार्जेस के साथ, वो निजी बैंक नहीं देंगे। और कर्मचारियों को तो बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। कारण क्या है कि कर्मचारी की जो नियुक्ति हुई, जो अपॉइंटमेंट हुई बैंक में, वो उसकी शर्तें ही चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर प्राइवेट बैंकों में हायर एंड फायर की पॉलिसी है। हाँ। यानी वहां पर ना तो आपको आरक्षण की सुविधा मिलेगी, हाँ। प्रमोशन की नई एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होनी चाहिए वो नहीं होगी। प्राइवेट ऑनर आने के बाद वो जो भी लॉस मेकिंग ब्रांचें होंगी उनको बंद करेगा और उसके कारण नई अपॉर्चुनिटी भी खत्म। यही समझना चाह रही हूँ कि जब जनता को नुकसान होगा इससे, जब बैंक कर्मचारियों को नुकसान होने वाला है, तो फिर आखिरकार सरकार क्यों तुली हुई है? क्यों आखिर सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है? क्योंकि ग्राहक कहाँ के हैं? देश के ही तो हैं। नुकसान तो उन्हें ही उठाना पड़ेगा और आखिरकार वो कहाँ जाएंगे? मदद की गुहार के साथ सरकार के पास ही पहुंचेंगे। तो सरकार जो है वो सिर्फ अपना उस दायित्व से बचना चाहती है कि वो बार बार यहाँ पैसा डाले, उसको लगता है किसी इन्वेस्टर को देकर और वो बैंक चलाएं। लेकिन पुराना जो इतिहास रहा है, और आज भी आपने जैसे 4 बैंकों के नाम गिनाए, आए दिन कोई ना कोई प्राइवेट बैंक संकट में आता है और संकट मोचन के रूप में सरकार ही सामने आती है और सरकार भी इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंकों को ही उसका जिम्मा दे देती है कि आप संभालिए। जब सारी चीजें सरकारी बैंक एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, फिर सरकार ऐसे किस दबाव में है या ऐसी कौन सी एडवाइजरी उनको मिल रही है कि इन बैंकों को अच्छे भले, जो 100 साल से ज्यादा, सेंट्रल बैंक 111 साल का होने वाला है। हाँ। कोई भी बैंक आज 100 साल से कम नहीं है और आज तक वो देश की प्रगति में योगदान दे रहा है। तो अचानक से सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? पहले उन्होंने खिलवाड़ किया कि 27 बैंकों से 12 बैंकों को पर ले आए, लेकिन ऑलरेडी 22 प्राइवेट बैंक हैं, 14
पुराने प्राइवेट है, 8 नए जनरेशन बैंक हैं, उनको काम करने दो आप, और किसी को और प्राइवेट बैंक खोलना है खोलने दो। लेकिन सरकारी बैंक जो कि गांव-गांव तक पहुंचे, जन जन ठीक है, तक, बहुत अच्छी शहर तरीके शहर से तक। आपने समझाया अश्विनी राणा जी। अब इस पर मैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि भाई ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है, क्यों सरकार आखिरकार इस बात पर अड़ी हुई है। जरा आप फायदे बताएं, फायदे गिनवाएं, सरकार करना क्या चाह रही है और बैंक कर्मचारियों की स्थिति क्या से क्या हो रही है। आप लोग क्या उनके दर्द को समझ पा रहे हैं? शिल्पा जी, अभी अश्विनी जी बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे। निश्चित तौर पर हम सबको समझना चाहिए, जो कि उनका विश्लेषण अपना तर्क है निश्चित तौर पर। लेकिन जब सरकार ने स्पष्ट रूप से पिछले बजट में ही इस तरह की घोषणा कर दी थी, जो कि जब हम लोग कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम लोग परसेप्शन एक डेवलप कर लेते हैं, जो कि वो सही नहीं है, जो एक हम लोगों को बाय नेचर हम लोगों को मिला हुआ है। आज आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी ने जब सत्ता संभाला, उस समय में सरकारी कर्मचारी जिस तरह से अपने ऑफिस में अटेंडेंस देते थे, वो सब भी शुरुआत जब हमने देखा, तो जब टाइम मशीन लगाई गई तो आज सारे सरकारी कर्मचारी 9:30 बजे आकर के टाइम मशीन में अपना अंगूठा लगाते हैं। ये बात समझ में टाइम आती है, अटेंडेंस मशीन में अंगूठा लगाते हैं। तो जब शुरुआत हम कोई चीज करते, अब मैं आ रहा हूं और उसी विषय पे आ रहा हूं। तो जब हम लोग कोई चीज शुरुआत करते हैं तो एक परसेप्शन एक बना देते हैं, माहौल बना देते हैं, जो कि नहीं इससे ये होगा, इससे हानि होगी, इसके लाभ भी तो आप देखिए। अब जहां तक बात है, जो कि अभी अश्विनी जी कह रहे थे, हमसे ज्यादा जानते होंगे इस मामले में, चूंकि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देख लें तो निजी बैंक जो भी है और सरकारी बैंक में आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। आपको वहां की जो टेक्नोलॉजीज है, वहां की जो सुविधा है, वो भी आप देखेंगे। वहां के जो परफॉर्मेंस है, कंपटीशन है वहां पे, आप जब देखेंगे तो निजी बैंकों में कंपटीशन है, पहली बात। दूसरी तरह बात यह है कि कोई राजनीति से जो बहुत ऐसे यहां पर ये कहे जाते हैं जो कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है, किसके दबाव में है, किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन जो सरकारी बैंक आपने पहले भी देखा है, जो 10 बैंकों का हम लोगों ने विलय किया है, मर्ज किया है, 4 बैंकों में किया है, तो जब हम लोग शुरुआत किया था हम लोगों ने, तो किसकी नौकरी चली गई थी? किसी की नौकरी तो नहीं गई। तो हम लोग एक माहौल बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार आपने देखा होगा पिछले बजट में 20,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन, शायद यहां पर अश्विनी जी भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे, जो 20,000 का रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए, बैंक को घाटे को पूरी करने के लिए दिया गया था। तो ये बार बार जो सरकारी बैंक जो घाटे में जा रही है, तो सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये तो है नहीं जो कि हम कोई खनिज पदार्थ वाले देश हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद जब हम देखते हैं, तो जब कंपटीशन है, गुड क्वालिटी है, आप देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में निजी जो क्षेत्र है निश्चित रूप से कंपटीशन में आगे चल रही है। तो आज अगर सरकार, बोझ किस पर पड़ रहा है? अल्टीमेटली बोझ के तले कौन दब रहा है? इसका भी जवाब होगा आपके पास। देखिए, बोझ के तले मैं कह रहा हूं, बार अगर सालाना बजट में अगर हमको रिकैपिटलाइज करने के लिए, उस घाटे की आपूर्ति करने के लिए हम करोड़ों रुपए का, हम यहां पर लाखों करोड़ रुपए का हम लोगों ने जो है सो फंड वहां पर रिलीज किया है, जो कि बैंक के घाटे को पूरा करने के लिए, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो सरकार को भी के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये सब चीजें झेलते रहेंगे और इसी वजह से पल्ला झाड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र अश्विनी राणा जी ने भी किया। चलिए ठीक है, मैं आती हूं आपके पास। ओमकार नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। ओमकार जी, क्या वाकई में बैंक कर्मचारी खून के आंसू पीने के लिए मजबूर हो गए, या फिर ये सिर्फ माहौल बनाने का काम हो रहा है, जैसा कि अभी रमाकांत मिश्र ने कहा? अब मिश्रा जी की अपनी बात है, जो उनकी सरकार कर रही है उसको वो कहेंगे ही। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, वर्षों से आपने देखा था जो स्थिति थी बैंकों की, हाँ। और उस बैंकों में साधारण आदमी नहीं पहुंच सकता था। 1969 में जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तो साधारण से साधारण आदमी बैंक की परिधि तक पहुंचा और गांव-गांव तक की परिधि में बैंक खुला। और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी बैंकों ने कृषि ऋण देना प्रारंभ किया, और आज किसान जो है वो अपना काम उस ऋण से लेके कर ले रहा है। ठीक है। जब ये प्राइवेट बैंक होगा तो सबसे बड़ी चीज ये होगी कि वो इतनी बड़ी ब्रांचेस खोलेगा नहीं, कुछ बैंकों को मर्ज करेगा, जैसे कि अभी इन्होंने किया है कि कई बैंकों को मर्ज करके एक बैंक में कर दिया है।
तो वैसे ही वो भी करेगा, बैंकों को मर्ज करके बैंक को अपने सीमित उसमें करेगा और डिजिटल फंक्शनिंग के द्वारा वो काम करने की कोशिश करेगा। अब आप ये सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ आदमी जो है वो फ्री राशनिंग जिनको करी जा रही हो, हाँ। वो इन प्राइवेट बैंक में जाके अपने को खड़ा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, सरकार ने पब्लिक सेक्टर इसलिए इंट्रोड्यूस किया था हाँ। कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जब बराबर बराबर चलेंगे तभी कंपटीशन अच्छा हो पाएगा। अब मिश्रा जी ने कहा कि बैंक में, प्राइवेट बैंकों में बड़ी फैसिलिटी है। अरे भाई, आप अपने यहाँ क्यों नहीं फैसिलिटी दे रहे हैं? और उस फैसिलिटी को देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो आप क्यों नहीं ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? आप सारे असेट्स अपने प्राइवेट लोगों को देते चले जा रहे हैं। लोग सरकारी बैंकों का रुख करते हैं, और क्या? ठीक है, इस पर रमाकांत मिश्र जवाब देना चाहते हैं। इसीलिए करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। रमाकांत जी, जल्दी से इस पर आपका क्विक रिएक्शन। ओंकारनाथ जी अभी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने अपना विश्लेषण रखा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो कि जिस तरह का कंपटीशन है, आपने कहा जो कि फैसिलिटी, तो कुछ आप लोगों ने नेशनलाइज तो किया, लेकिन इतने हमारे देश के इतने नागरिक जिनके पास एक खाता नहीं था, उसके ऊपर में आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो पिछले सरकार की रीति और नीति ये भी इस चीज का कारण है, जो कि आज हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के घाटे को रिकैपिटलाइज करने के लिए हमको फंड रिलीज करना पड़ता है बजट में। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, जरा लोगों को तो बताएं। इसको तो पूरा करना चाहिए ना जी, इसको तो पूरा करना चाहिए आपको। बैंकों की स्थिति को नहीं सही ट्रैक पर लाने की कोशिश, शिल्पा जी, या फिर गोलमोल करते हुए देखिए अपनी मनमानी करने की कोशिश। ये स्थिति जो है ट्रैक पर लाने की तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाँ। जिस तरीके से जी होंगे, एक सेकंड आपके पास और भी पैनलिस्ट बैठे हुए, जरा एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूं जल्दी। जिस तरीके से रमाकांत मिश्र जी बता रहे हैं कि जो स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार केवल और केवल अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रही है। सरकार उस जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही है। उस मैनेजमेंट को जो किया जा सकता है, जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू किया जा सकता है, हम निजीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम निजीकरण के समर्थक भी नहीं है, लेकिन जिन सर्विसेज को, क्वालिटीज को मेंटेन किया जा सकता है, जिन चीजों को बीएसएनएल की अगर आप बात करें, उसको अगर आप सर्विसेज फैसिलिटीज ही नहीं देंगे तो वो तो ऑटोमेटिक है कि वो पिछड़ ही जाएगा। इसी तरीके से बैंकों को भी पिछाड़ा गया। जिन मित्रों की बात करते हैं, वो मित्रों आज फॉरेन कंट्री के अंदर लाखों करोड़ रुपए देश का लेकर बैठे हैं। जिस ब्लैक मनी की बात होती थी, जिस आज रोना हम रो रहे हैं कि सरकारी बैंकों की स्थिति खराब हो रही है, वो स्थिति क्यों खराब हो रही है? वो लोग, वो जो काला धन लेकर लोग बाहर गए हैं भाजपा के, जो जिन मित्रों की बात करी जाती है, वो मित्रों को कब लेकर आ जाएगा देश में? और जो 2.25 लाख करोड़ रुपया आरबीआई से लिया गया, 2 बार 3 बार पैसा विड्रॉ किया जा चुका है, वो पैसा निजी जो सरकारी बैंक है उनके प्रॉफिट से ही तो आरबीआई के पास आया था। वो सरकार कहां से लाई थी? और जब वो बैंक हमें कमा कर दे रहे थे पैसा, तब तो वो ठीक है। आज अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है तो उससे भागा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर विवेक, आपका रुख करते हुए, सरकारी बैंकों की खराब स्थिति का रोना तो रोया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन? इसके पीछे के तमाम फैक्टर्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? उन पर भी तो बात होनी चाहिए, वो भी तो एक्सपोज होने चाहिए। देखिए शिल्पा जी, मैं सबकी बात सुन रहा था क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर पे काफी मैंने रिसर्च भी किया है। तो मैं अपनी बात जो है, थोड़ा मुझे समय मिलना चाहिए और मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए अभी जो है एक परसेप्शन की बात की गई, तो देखिए जब परसेप्शन होता था, एक परसेप्शन उस समय भी था जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि हमारी नौकरी चली जाएंगी। देखिए अभी 2 बैंकों की जो भी बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन की, इसके पहले बहुत सारे बैंकों का जो है मर्जर हुआ और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इतना इस पे हंगामा क्यों हो रहा है, ये मेरे समझ के परे है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया है कि लास्ट जो है 2 साल में लगभग 2 लाख करोड़ का एनपीए हुआ और लगभग लास्ट 10 सालों में लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास का एनपीए हुआ है। अब प्रश्न यह है कि बैंकों की नेशनलाइजेशन जो हुई थी, जब बोला कि 1969 में 14 बैंक थे, 1980 में जो है 6 बैंकों का हुआ था, तो समय की मांग थी। वैसे आज भी समय की मांग है कि जो प्राइवेटाइजेशन बैंकों का हो। अब देखिए
जहां रही बात अभी बार बार जो बैंकिंग एक्सपर्ट बोल रहे थे कि स्वामित्व, देखिए स्वामित्व जो है चेंज होने से सर्विसेज जो बैंकिंग की है उसमें कुछ असर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, या जो हमारी बैंकिंग के जो सर्विसेज है उससे कोई संबंध नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं, जो एक समय था जब BSNL और MTNL सर्विसेज दे रही थी, अगर हम उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करते और उन्हीं पर हम डिपेंडेंट रहते तो क्या आज हमको 4G सर्विसेज या 5G सर्विसेज या फिर जो स्मार्टफोन हम यूज करें, जो हमें इतना तेज जो हमें इंटरनेट मिल रहा है, या फिर जो हमें जो है कॉलिंग की सुविधा जो फ्री मिल रही है, क्या हमको मिल पाता? हम 40 रुपए में मुंबई से दिल्ली आज भी बात करते होते। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत जरूरी है। अब देखिए 2-3 मैं मुद्दे उठाता हूं जो भी लगातार बात की जा रही, क्या प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है वो रूरल एरियाज में सर्विस नहीं देंगे? क्या जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो MSME या जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो हम जिसको बोलते हैं उसको वो लोग नहीं प्रोवाइड कराएंगे? लेकिन सवाल फिर यहाँ उत्पन्न होता है, प्राइवेट सेक्टर को लाना ठीक है सर, लेकिन जब वो बेलगाम हो जाते हैं, अपनी मनमानी पर उतर आते हैं, तो फिर जनता कहाँ जाए, किसका रुख करे? फिर उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता, ना वो प्राइवेट बैंक सामने आते, ना सरकार सामने आती। देखिए जी आप सोशल सेगमेंट की बात कर रही है, जो सोशल हमारे गोल्स है, जो देश के गोल्स है, उसको भी पूरा करने में प्राइवेट सेक्टर बैंक हमको मदद कर सकते हैं, बशर्ते उनको एक नॉमिनल फी गवर्नमेंट की जो है प्रोवाइड कराए। अब देखिए जो अगर आप देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका NPA क्यों ज्यादा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का तो NPA बहुत कम है, उनका ज्यादा क्यों हुआ है? तो इस वजह से इनका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। और 2-3 बातें और है, 90% जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में होते हैं। जो PSB का जो रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि ठीक है, अगर सरकारी बैंकों में कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, या फिर उन्हें उठाकर प्राइवेट हाथों को सौंप देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। बैंक निजीकरण के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठनी शुरू हो चुकी है, बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसे में ये कितना गंभीर मसला है अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरा देश इससे प्रभावित होता हुआ। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब हम खोजने की कर रहे हैं कोशिश। बैंकों की हड़ताल क्यों है, निजीकरण पर सवाल, निजीकरण का विरोध क्यों, सड़कों पर है आक्रोश, सड़क पर कर्मचारी, क्या है परेशानी, निजीकरण की आई बयार, क्यों देश में मचा हुआ है बवाल, हड़ताल पर बैंक कर्मचारी, जनता को लेकिन हो रही है परेशानी, उसकी जिम्मेदारी किसकी, उसकी जिम्मेदारी किसकी, बैंकिंग सेवा ठप, क्या सरकार पर पड़ेगा कोई फर्क? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम खोज रहे हैं जवाब। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल से में बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करूंगी। बस आप मुझे आसान शब्दों में ये बता दीजिए कि बैंक निजीकरण रुकना चाहिए या नहीं? देखिए बैंक निजीकरण रुकना चाहिए, उससे पहले मैं अपने 2-3 मित्रों के जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे रमाकांत जी ने कहा कि कंप्यूटराइजेशन हुआ, किसी की नौकरी गई। आप सोचिए जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था उस समय जितनी मैन पावर बैंकों में थी, उसके इतने सालों के बाद जिस प्रतिशत में बैंकों का बिजनेस बढ़ा है, क्या उतनी भर्ती हुई? आज भी 50,000 वैकेंसियां में खाली हैं, सरकार उनको पूरा नहीं कर रही। दूसरा, आपने कहा कि बैंक घाटे में है, बैंक कोई घाटे में नहीं है, बैंक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। लेकिन ये जो फोन बैंकिंग हुई और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, उसको सरकारीकरण करके बैंकों को जो लूटा गया, उसके कारण जो NPA क्रिएट हुए, उसकी प्रोविजनिंग के लिए सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहां से जाता रहा। उसके बिना बैंक आज प्रॉफिट में है। फिर कहा गया कि मर्जर के बाद किसी की नौकरी गई। अरे मर्जर के बाद वही हुआ जो डर था। बैंकों ने जो डबल ब्रांचेस थी वो बंद की, स्टाफ को रिप्लेस किया, नई भर्ती नहीं की, यानी आप और ब्रांचेस में काम बढ़ा, लोड बढ़ा। आज भी जितने मर्जर बैंकों के हुए हैं वो अभी तक जो है स्टेबलाइज नहीं हो सका है। अब आपने कहा कि क्या इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। इस निजीकरण को रोकना ही चाहिए। भाई जितने प्राइवेट बैंक हैं उनको आप काम करने दो, जो सरकारी बैंकों हैं उनमें समय की मांग के अनुसार कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, आप करिए। आप अपना जो शेयर है, मान लो सेंट्रल बैंक में 75% है, आप 75 से 10%, 15% निकाल लीजिए। लेकिन अगर सरकार का कंट्रोल बैंक पर नहीं रहेगा तो सोशल बैंकिंग देश में संभव नहीं होगी। फिर वही राज आ जाएगा कि आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आप इधर उधर भटकेंगे। तो इसलिए निजीकरण कोई समस्या का समाधान नहीं है, ना देश के हित में है, ना बैंकों के हित में है, और ना देश
सरकार के भी हित में नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार किस दबाव में इनका निजीकरण कर रही है, ये समझ से परे। लेकिन हाँ, प्राइवेट बैंक्स के ऑनर्स के हित में जरूर हो सकता है। हरप्रीत जी, आपका रुख करते जी, हैं, आपसे भी यही सवाल जी, है। बिल्कुल। क्या बैंक निजीकरण रुकना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल निजीकरण को रोकना ही होगा, क्योंकि देश को बचाने का सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हाँ। आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना होगा। आज देश में 6 लाख गांव हैं। उन गांव में जो नेटवर्क है, जो पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो किसानों का पैसा आता है, जो गरीबों का पैसा आता है, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बैंक्स के अकाउंट में आता है। और इसके पीछे के पूरे, अगर आपको इस भाजपा सरकार की मैं बात करूं तो आपको पिछला इतिहास उठाकर देखना होगा। किसी भी तरीके से सरकार का टारगेट रहा है कि पैसे को सरकारी तंत्र में लाया जाए। नोटबंदी हुई, जनधन अकाउंट खोले गए, हर तरीके से टारगेट यह था कि पैसे को सिस्टम में लाया जाए। उस पैसे को सिस्टम में क्यों लाया जा रहा था? उस सिस्टम में लाने का एक मुख्य कारण था कि जो पैसा डूब रहा था उसको राइट ऑफ करना था। अभी आप बात करें 2014 से लेकर अभी तक की, तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ हो चुका है और 16 लाख करोड़ का टोटल डिफॉल्ट है। अभी अगर ये नहीं करेंगे तो राणा जी, एक बार हरप्रीत जी अपनी बात पूरी कर ले। तो अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि 16 लाख करोड़ का जो डिफॉल्ट है, उस चीज से सरकार पल्ला झाड़ रही है कि हमें किसी भी तरीके से ये पीछा छूट जाए। लेकिन वहां पर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जहां पे गलत लोन गए हैं या रिकवरीज नहीं हो पा रही हैं, उनके ऊपर काम करने की जगह वो उन लोगों को उसका ओनरशिप दिया जा रहा है जो लोग पिछले 15 साल से प्राइवेट बैंक जूझ रहे थे कि हम रूरल एरिया तक पहुंच जाएं। तो ये एक षड्यंत्र के तहत पूरा का पूरा पैसा, जनता का पैसा उठा करके प्राइवेट कंपनीज के हाथों में देने की तैयारी चल रही है। इसी तरीके से किसान बिल की भी अगर हम बात करें तो सरकार ने कहा कि हमने बहुत समझाया, किसानों को बहुत समझाया, लेकिन क्या समझाया? कीलों से समझाया, फायर टेंडर से समझाया, फायरिंग से समझाया, टीयर गैस से समझाया, और ऐसे ही क्या बैंक कर्मचारियों को भी समझा रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है। राणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं मिश्र जी आ रही हूँ आपके पास इन तमाम सवालों के मैं साथ। अपने ये मित्र कह रहे थे कि 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट ऑफ जो है वो एक बैंकिंग बैलेंस शीट की एक प्रक्रिया रहती है। राइट ऑफ बैलेंस शीट से हो जाने के बाद इसका मतलब नहीं है कि उसकी जो रिकवरी है वो खत्म हो जाती है। और ये रिकवरी, ये जो पोजीशन बैंकों की आई, ये किस समय की आई? क्या इस सरकार में आने के कारण आई? मैं कोई राजनीतिक विश्लेषण या वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय से पहले जो बैंकों में एनपीए थे, वो उसको रिकवरी करने के लिए सारी चीजें एक्टिवेट हुई हैं। एक दिन में बैंकों में इतना बड़ा डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम बैंक में खुद काम जिसने किया उसको समझ आती है कि पहले बैंकों में क्या होता था और आज बैंकों में। तो इसलिए ये गलत जो पिक्चर पेश करने की कोशिश करते हैं कि बैंक में राइट ऑफ कर दिया और डुबो दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सवाल था कि रिकवरी नहीं, जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जो रूल्स पहले हुआ करते थे, जो बाद में फिर चेंज हुए हैं, वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ फर्क रहा। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे। विवेक जी, आपसे मैं वही जानना चाहूंगी, निजीकरण क्या अब रुकना चाहिए या यूं ही कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए, निजीकरण तो समय की मांग है। देखिए, अभी जो बार बार ये बात उठाई जा रही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सरकार का कंट्रोल जितना कम हो उतना ही बेहतर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एज अ कंट्रोलर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार सब पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ सरकार का स्वामित्व रहेगा, 26% के आसपास रहेगा। और रही बात सोशल गोल्स की बात है, तो अचीव करने में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमको ज्यादा हेल्प कर सकती है। रही बात, अभी बात हो रही थी डिपॉजिट्स के और सेविंग्स के, आप जरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, डेटा आप देखिए, सेविंग्स और जो डिपॉजिट्स हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास ज्यादा आया है बनस्पति के, आपके जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो लोगों का विश्वास प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर ज्यादा हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न आपका है नहीं। अभी बात हो रही थी कि आखिर फाइनेंशियल मदद सरकार क्यों दे, जब फाइनेंशियल मदद आप सरकार हर साल देती है पब्लिक सेक्टर बैंक को, और फायदा में तो सरकार को होता है, नहीं तो समाज को फायदा होता है। ठीक है सर, कुछ वर्गों की हम बात यहाँ पर मान सकते हैं कि उनका प्राइवेट बैंक के ऊपर विश्वास बढ़ा है, लेकिन विवेक जी, गरीबों का क्या? गरीबों का क्या? देखिए,
गरीबों का यहाँ पे कोई देखिए संबंध इसलिए नहीं है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे गरीबों को फायदा मिलेगा, टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, सेवर्स को भी फायदा मिलेगा, बिल्डर्स को भी फायदा मिलेगा। हाँ, नुकसान अगर किसी को कुछ होगा तो केवल इंप्लॉइज को होगा, और प्राइवेटाइजेशन से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा खामियां पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब सर्जरी करनी पड़ेगी, और इसमें गवर्नमेंट को अपना जो शेयर है वो कम करना ही पड़ेगा। और आपने कम से कम इस बात को तो एडमिट किया कि हाँ, एम्प्लॉयज को नुकसान होगा, और इसी वजह से, इसी चिंता की वजह से सड़कों पर ये तमाम कर्मचारी अब उतर आए हैं कि शायद इन्हें उम्मीद है अब तो कम से कम सरकार इनकी सुन ले। ओमकार नाथ जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है। इनको किसी भी तरह से इसको रोकना चाहिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। आप देखिए, महंगाई की वजह से और जो इनकी जितनी स्कीम्स थी वो सारी स्कीम्स इस तरह से फ्लॉप हुई हैं, उसकी वजह से आज बेरोजगारी जो है कितनी भयंकर हो गई है, और उस बेरोजगारी को ये और बढ़ाना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज, आपने एक एक व्यक्ति का पैसा बैंक में जमा करा लिया, अब उसको आप प्राइवेट पार्टी को देना चाह रहे हैं। ये क्या खेल कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई, अगर कोई कमी है तो आप उसको पूरा कीजिए, आप उसको पूरा करने के बाद करिए। आप पहले क्या होता था, लोग प्राइवेट सूदखोरों के पास जाया करते थे, और वो उनका इतना दोहन करते थे कि उनकी प्रॉपर्टी और खेत जो भी होता था वो सब रखवा लेते थे, वो बेचारे सड़क पे आ जाते थे। अब ये फिर वही होगा कि जब प्राइवेट बैंक में जाएंगे और वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर वो पास के गांव के साहू के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमको ये करो। इन सब चीजों को थोड़ा सा बात कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस प्राइवेटाइजेशन की जड़ तो कांग्रेस ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ही तो इसकी असली जड़ है। और रही बात बैंकिंग एक्सपर्ट जो अश्विनी राणा जी ने सवाल उठाया कि राइट ऑफ नहीं किया गया 10 लाख करोड़ का लोन, मैं ये बता देना चाहता हूं कि राइट ऑफ, मैं अच्छे से समझता हूं कि किसे राइट ऑफ बोला जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि राइट ऑफ की बात, रिकवरी ना करने की बात नहीं है। कितना पैसा आपने रिकवर किया, ये सवाल है। चलिए ठीक है, पैसा क्यों नहीं रिकवर हुआ, सीधा सा सवाल है। अब आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी, भाई साहब, इस देश की इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के साथ चलेगी तभी बनेगी। आप सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मेरा मानना है कि आप सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप सही सवाल पूछिए कि इसके साथ में सरकार की एक मंशा ये भी है कि आरक्षण को किस तरीके से खत्म किया जाएगा। या तो आप बोलिए कि प्राइवेटाइजेशन के साथ में आप आरक्षण को भी कंटिन्यू रखेंगे। आप सही सवाल तो पूछ, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत है इसके अंदर। जिसके पास से मैं उसका रुख करना चाहूंगी। रमाकांत मिश्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नहीं, आपकी बात सही है, इसमें कांग्रेस की मिलीभगत नहीं है। पहले तो नंबर से आप अपने दिमाग से गुस्सा खत्म कीजिए और नफरत खत्म कीजिए। ये जो जब ये नौकरी कम होगी तो आरक्षण जो है वो तो खत्म ही होगा। इसको तो हर आदमी को समझना चाहिए। आरक्षण बोलने से थोड़ी क्या कहते हो जाएगी। भाजपा सवाल इस बात में, मेरी बात सुनिए शर्मा जी, अगर बुलाया है तो मेरी उनका क्वेश्चन है उसको करने दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, ये तो मिलीभगत है ना। आप सही मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। जो शोषित वर्ग है, जिसको आरक्षण दिया गया है, जो समाज का निचला तबका है, उसके ऊपर तो आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये साफ दिख रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत है। आप चेहरे दो हैं लेकिन अंदर से तो आप दोनों के हाथ मिले हुए हैं। यही गलतफहमी है। नहीं, गलतफहमी नहीं है ना। आप बोलिए ना, आपने सवाल उठाया हो तो मैं कह सकता हूँ कि आप सही हैं। आपने सवाल नहीं उठाया। ठीक है सर, ठीक है। अब फिलहाल मौजूदा स्थिति पर बात करते हैं। मौजूदा राहत की बात करते हैं। क्या कर्मचारियों को मिलेगी? मौजूदा स्थिति में बात सुन लीजिए। ठीक है विवेक जी, अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। अगर हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी में आरक्षण नहीं आएगा। प्लीज जल्दी से, उसके बाद मिश्र जी इंतजार कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि मिली भगत है। अगर मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं तो बेरोजगारी में क्या आरक्षण नहीं आ रहा है? आरक्षण भी तो आ रहा है। आरक्षित पद तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो उनकी समस्या तो रहेगी। अगर हम एक नहीं बताएंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। उनका जवाब तो ले लेते हैं एक बार। रमाकांत नहीं, मुद्दा हमारा एकदम सही है। मुद्दे पे हम जो बात कर रहे हैं वो आपसे ट्रेनिंग लेके थोड़ी करेंगे। सरकार को हो रही है या अभी 2 दिन की हड़ताल है, तीसरे दिन वापस से मजबूरी में ये लोग वापस काम पर लौट आएंगे, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
बिल्कुल। देखिए शिल्पा जी, मैं यहाँ पर कहूँ जो हरप्रीत जी उससे पूछा आपने? ओंकार नाथ जी से क्या प्रश्न करेंगे, वो अपना विश्लेषण कम और वो प्रश्न क्या करेंगे उसके ऊपर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। विश्लेषण करें, आप अपने अपने विश्लेषण करें। हम लोग यहाँ पर डिबेट में बैठे हुए, कौन क्या प्रश्न करेगा ये आप लोग इसके लिए जो है सो बाउंडेड नहीं है। ओंकार नाथ जी क्या प्रश्न करेंगे, हरप्रीत जी आप कहने के इसके हकदार नहीं है आप ये। अब मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों ने कहा, अश्विनी राणा जी ने अभी कहा जो कि जहां तक एनपीए की बात है तो 55 साल कांग्रेस रही, तो ये एनपीए क्या एक दिन में हो गया क्या? निश्चित तौर पर जो पिछले सरकार को जो रीति थी और नीति थी, आज मान लीजिए अगर विजय माल्या की बात करें या नीरव मोदी की बात करें तो वहां पर हजारों करोड़ रुपए जो देश को चुना लगा करके चला गया। मैं कह रहा हूं क्या वो लोग जो लोन ले रहे थे उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए लोन दिया जा रहा था। तो 7 साल हो गए, सरकार कब की वापस नीति आएंगे? थी? ये किस सरकार की नीति आएंगे थी? वो लोग? मोदी जी कहकर आए थे कि हम रिकवर करेंगे, अरे ब्लैक सुनिए मनी तो रिकवर सही। होगी। नहीं तो आप 7 साल के बाद एक्सक्यूज दे रहे हैं। सुनने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपने आपके साथ, देखिए आपके बीच में मैंने नहीं बोला, बोलने का और डिबेट करने का एक तरीका समझिए आप। बोलिए क्यों ऐसे डिबेट हम नहीं करेंगे। बोलिए रमाकांत जी, बोलिए। शिल्पा जी नहीं, देखिए शिल्पा जी ऐसा है, हाँ मैं कह रहा हूं जो कि जहां तक बात है, इस सरकार ने 2014 के बाद जहां तक ये जो भगोड़े थे उसके रिकवरी करने में जो प्रयास थे, जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसकी रिकवरी में उन्होंने, अगर आज मान लीजिए नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, उसके कम से कम 60 से 65% जो संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और उस संस्था को दे दी गई है जिस संस्था से उन्हें लोन मिला था। अब एक चीज बताइए, 2014 के बाद जो परिदृश्य बदली है, जहां पर भ्रष्टाचार को जिस तरह से हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस हमने रखा है, जो पॉलिसी रखी हुई है, हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। आज आप एक चीज बता दीजिए, इस 7 सालों में कोई भी एक भी मुझे नाम बता दीजिए जिसने लोन को लेकर के भागा हो या हमने उसको लोन दिया हो, जो लोन डिफॉल्टर है उसके बावजूद भी हमने लोन उसको दिया हो। नहीं दिया है हमने। देखिए परसेप्शन डेवलप करना एक बहुत इजी चीज है, लेकिन उसके जो हानि है उसको भी समझाना फिलहाल रखी गई है। अब अगर ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, आम जनता पर इसका असर पड़ रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के चेक्स इस समय अटके हुए हैं, उनके बारे में देखिए मैं कह रहा हूं संसद में जो बिल पेश करने के लिए रखा गया है, निश्चित तौर पर पहले उसके ऊपर में चर्चा होगी, राज्यसभा में भी चर्चा होगी और लोकसभा में भी चर्चा होगी। सारा परिदृश्य देखने के बाद, हर जगह से डिस्कशन देखने के बाद ही उसके ऊपर में काम किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं जो कि सरकार अपने आप मनमानी तरीके से उस बिल को लेकर के पास करवा देगी। जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सरकार तो मनमाने तरीके ओमकार से जी काम कुछ कर कहना रही चाह है रहे हैं। ओमकार जी जल्दी से प्लीज। जो ये कह रहे हैं बार बार कि 70 साल में या पिछले कामों में जो गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये सारी बात की जाती है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ पिछली बार में हमने बहुत खराब किया था, मैं मानता हूँ उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने जब खराब किया था, उस खराब में जब देश को हमने सत्ता छोड़ी थी तो हमारा देश गरीबी में 116 देशों में 55 नंबर पे था, आज 103 नंबर पे है। जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो इन्फ्लेशन जो था वो बहुत सबसे कम था, आज कहाँ इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ है, 9% पहुंच गया है, आप खुद जानते हैं 15% इसमें पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें 10 सेकंड ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, और मेरे भाई समझिए इसको, पीछे की बात मत कीजिए। सरकार में हमेशा कोई न कोई आता है जाता है, जो परेशानी है उसका समाधान कीजिए और समाधान करके गरीबों का भला कीजिए, और ये सब मत कीजिए पीछे हमने क्या किया था और आपने क्या किया था। ओंकार नाथ जी देखिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए, लेकिन आपने देखा जो कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड जिस तरह से इम्पैक्ट इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर में पड़ा, न कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, बल्कि अमेरिका हो चाहे कोई भी अपना विकसित देश हो, उसके ऊपर के भी अर्थव्यवस्था के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ा। और इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस तरह की महामारी 100 साल के बाद आई है और ये अर्थव्यवस्था को बिल्कुल प्रभावित की है, इसमें कोई सफाई देती हुई। फिलहाल मेरे पास समय ज्यादा है नहीं, आप सभी लोगों से जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले हरप्रीत सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट क्या लग रहा है आपको? इन कर्मचारियों को राहत मिल पाएगी, इनकी सुनी जाएगी या नहीं? बिल्कुल राहत मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, क्योंकि अब वो सिस्टम बनता जा रहा है कि पूरे देश के जो बीपीसीएल के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, एलआईसी के कर्मचारी हैं, बैंकिंग कर्मचारी हैं, वो सब लोग एकजुट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और बेरोजगार, सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को हर
हाल के अंदर इस निजीकरण को वापस लेना होगा। और जो बात में बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे अभी रखी है, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि बहस होती है संसद में, राज्यसभा में, किसान बिल लाने पर कौन सी बहस हुई थी और वापस लेने पर कौन सी बहस हुई थी, एक जवाब आप मुझे दे दीजिए। चलिए ठीक है सर। अश्विनी राणा जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी अरे से। तो आप जाकर के इस्तीफा आप अरे इस्तीफा दे देते ना फिर। अरे कोई विपक्षी आकर के इस्तीफा तो दे देता, जो कि हाँ इस पर बहस नहीं हुई है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हड़ताल की बात करते हैं सर, वो कर्मचारी बेहद परेशान है। अश्विनी राणा जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या उम्मीद है? बिल्कुल ऐसा निजीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार को अगर कुछ रिफॉर्म्स बैंकिंग में समय के मांग के अनुसार करने हैं तो सभी स्टेक होल्डर से बात करे, चर्चा करे और फिर उस रास्ते के ऊपर आगे चले। ठीक है। ओमकार नाथ जी, फाइनल कमेंट आपका। सरकार को जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए और बिल्कुल निजीकरण नहीं करना चाहिए। जो भी रिफॉर्म है उस रिफॉर्म को करे और समस्याओं का समाधान करे, लेकिन ये मत करे कि हर चीज जिम्मेदारी से भागे कि ये घाटा हो रहा है तो हम इसको छोड़ के बेच देंगे, उसको घाटा रहा उसको बेच देंगे। ये एकदम न करें, इससे कोई देश का भला नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आज की तारीख में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अधिकतर बेरोजगारी दूर करने के लिए इस समय आवश्यक है कि इन सरकारी बैंकों को रोका जाए, कोई भी सरकारी नौकरी कम न की जाए, जिससे कि जो आरक्षित वर्ग है उनको भी नौकरी मिल सके। ठीक है, ठीक है। अरे मान्यवर, मेरा नंबर है। देखिए शिल्पा जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखिए सभी सरकारों में बढ़ रही हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनपे पॉलिटिशियन का दबाव होता है। और रही बात, सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा, केवल 2 बैंकों को हो रहा है। इतना हाई तबाह मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। रमाकांत मिश्र जी, जाते जाते क्या आश्वासन देना चाहेंगे देश के लोगों को, बैंक कर्मचारियों को जो हड़ताल पर हैं, जो बेहद परेशान है? शिल्पा जी देखिए, ऐसा है, समय के अनुसार चलना चाहिए निश्चित तौर पर। जहां तक बात है बैंकिंग सेक्टर की या उसमें जो सुधार की आवश्यकता है, निश्चित तरह से रिफॉर्म होना चाहिए और उसके ऊपर में सुधार होना चाहिए और उसके लिए जो जरूरी कदम है जरूर उठाना चाहिए। और वो कदम क्या होगा और कब उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बैंक निजीकरण का क्या असर पड़ता है, क्या नहीं, कितना नुकसान उठाना पड़ता है, कितना फायदा होता है, ये बात की बात है। फिलहाल तो सबसे बड़ी चिंता है बैंक कर्मचारियों को होने वाले नुकसान की, जिसकी आशंका के चलते, जिसकी चिंता के चलते बैंक कर्मचारी आज की तारीख में सड़कों पर उतर आए हैं। अभी फिलहाल 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? आप लोगों को, हम लोगों को, आम जनता को, जिनके काम अटके हुए हैं। और अगर ये हड़ताल आगे भी यूं ही जारी रही तो क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ कदम उठाना होगा, इन कर्मचारियों के बारे में सोचना होगा, इनके परिवार के बारे में सोचना होगा और जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेते हुए महत्वपूर्ण स्टेप उठाना होगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।